नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सुबंशी क्रॉनिकल मैगजीन के करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पुरस्कार एवं सम्मान। तो हमारा पहला है 55वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI पुरस्कार। 28 नवंबर 2024 को गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह के साथ 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हुआ। तो 55वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, कब? 28 नवंबर को। यहाँ पर यह आपको याद रखना है। 20 से 28 नवंबर 20 से 28 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित इस 9 दिवसीय कार्यक्रम में 75 देशों की 200 से अधिक फिल्में दिखाई गई। यानी यह जो समारोह हुआ, यह महोत्सव जो आयोजित किया गया, इसमें 9 दिवसीय, यानी यह कितने दिन का कार्यक्रम था? 9 दिन का था। इसमें 75 देशों की 200 से अधिक फिल्में दिखाई गई। अगला है 55वें IFFI पुरस्कारों की एक नई श्रेणी, यानी इसमें पुरस्कारों की एक नई श्रेणी भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक को शामिल किया गया। ये इम्पॉर्टेंट है कि कहा गया इसमें जो 55वां हमारा IFFI पुरस्कार है, इसमें पुरस्कारों की एक नई श्रेणी शामिल की गई। वह क्या है? भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक। ठीक है, यह एक नई श्रेणी का पुरस्कार है, इसमें शामिल किया गया, यह याद रखना है। इस महोत्सव की थीम क्या थी? इस महोत्सव की थीम युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। यह इस महोत्सव की थीम थी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इस समारोह के उद्घाटन समारोह में प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स OTT का शुभारंभ किया। ये इम्पॉर्टेंट है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यह इसमें पूछा जा सकता है कि इस समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किस प्रसार भारती के किस प्लेटफॉर्म को वेव्स OTT का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में अभिनेता विक्रांत मेनसी, जिन्हें 12वीं फिल्म में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, ने पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। तो यह पूछा जा सकता है कि पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? विक्रांत मेनसी को। अगला है कि नवज्योति बांदीवाडेकर ने अपनी मराठी फिल्म घरत गणपति के लिए भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार, भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित, यानी ये वही वाला है जिसको नया पुरस्कार इसमें शामिल किया गया। स्वीडिश फिल्म निर्माता लेवन अकिन को प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक मिला। स्वीडिश फिल्म निर्माता लेवन अकिन को कौन सा पदक मिला? ICFT यूनेस्को गांधी पदक मिला। यह पुरस्कार शांति, अहिंसा और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाली फिल्मों को दिया जाता है। तो याद रखिए कि यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? शांति, अहिंसा एवं मानवाधिकार को बढ़ावा देने वाली फिल्मों को दिया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यह याद रखिए कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? फिलिप नायस, जो कि कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के फिल्म निर्माता हैं। इस महोत्सव में कुछ अन्य पुरस्कार भी दिए गए, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। गोल्डन पिकॉक ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए टॉक्सिक को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार वेस्टा मार्टुलिएट और रूपेन काइट को टॉक्सिक फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्लेमेंट फेबो को होली हाउ के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बोगदान मोरेसानू को। और विशेष जूरी पुरस्कार लुइस कारोइजे
इजियर को। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ लैंपन मराठी भाषा की फिल्म है, इसको दिया गया। ये कुछ अन्य पुरस्कार थे इस महोत्सव के। तो इसमें इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, इसी फिल्म महोत्सव के बारे में जान लेते हैं कि भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसकी क्या विशेषताएं हैं। यह एक वार्षिक फिल्म महोत्सव है। इसका आयोजन गोवा में किया जाता है। इस महोत्सव का मकसद क्या है? दुनिया भर की फिल्मों को दिखाना और फिल्म कला की उत्कृष्टता को पहचानना है। यह महोत्सव भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और गोवा सरकार मिलकर आयोजित करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए कि इसका आयोजन कौन करता है? गोवा सरकार और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। इस महोत्सव की शुरुआत 1952 में शुरू की गई थी। इस महोत्सव में फिल्म बाजार भी होता है जहां फिल्म निर्माता अपने फिल्मों का प्रचार करते हैं। तो यह इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। अगला हमारा है उर्मिलेश को पाँचवां कुलदीप नैयर स्मिथ पुरस्कार। तो पूछा जा सकता है कि कुलदीप नैयर पुरस्कार किसको दिया गया? उर्मिलेश को। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश को 5वां कुलदीप नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो उर्मिलेश क्या हैं? एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसमें 1 लाख की राशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह शामिल किया जाता है। इस पुरस्कार से सर्वप्रथम रवीश कुमार को सम्मानित किया गया था। इसके बाद क्रमशः निखिल वागले, अजीत अंजुम, आरफा खानम शेरवानी को यह पुरस्कार दिया गया है। उर्मिलेश की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? आप इनको याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। बिहार का सच, झेलम, किनारे दहकते चिनार, जादुई जमीन का अंधेरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको आप याद रखिए। अब थोड़ा सा कुलदीप नैयर स्मिथ पुरस्कार के बारे में जान लिया जाता है कि यह पुरस्कार पत्रकारिता जगत में बेहतरीन योगदान देने वाले पत्रकारों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2017 में हुई थी। इस पुरस्कार नाम पत्रकार एवं लेखक कुलदीप नैयर के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार के लिए सभी भारतीय भाषाओं के पत्रकारों को चुना जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इतने फैक्ट थे। 2024 का बुकर पुरस्कार ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे, इनके उपन्यास आर्बिटल को 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया। यह उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित एक चिंतनशील कृति है। बुकर पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बेहतरीन उपन्यास लिखे हैं, जिन्हें यूके में प्रकाशित किया गया है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। इसमें विजेता को 50,000 पाउंड और उनकी रचना के लिए एक वैश्विक मंच मिलता है। तो यह बुकर के बारे में था। अब थोड़ा सा कुछ और हम फैक्ट बुकर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि इस पुरस्कार का पूरा नाम मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन है। इसे मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है। यह राष्ट्रकुल या आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। कुल 5 भारतीय मूल के लेखकों को यह पुरस्कार दिया गया है। इसमें कौन कौन से हैं? अरविंद अडिगा, वी.एस. नैपाल, अरुंधति राय, सलमान रश्दी और किरण देसाई। वी.एस. नैपाल पहले भारतीय थे जिन्हें यह पुरस्कार जीता था। पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय, यह पुरस्कार यानी बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अरुंधति राय हैं। इनका उपन्यास है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक, 1997 में उन्होंने यह पुरस्कार जीता था। अगला है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। 19 नवंबर 2024 को अर्जेंटीनियाई इजरायली शास्त्रीय पियानो वादक डेनियल बैरन बोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद को 2023 का शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया।
यह प्रतिष्ठित पुरस्कार शांति अहिंसा को बढ़ावा देने के उनके उल्लेखनीय प्रयासों को मान्यता देता है। डेनियल बैरनबोइम को लोगों को एक साथ लाने के लिए संगीत का इस्तेमाल करने के लिए सम्मानित किया गया। तो यह इम्पॉर्टेंट है कि किस कारण से डेनियल बोइम को यह पुरस्कार दिया गया। इन्होंने लोगों को एक साथ लाने के लिए संगीत का इस्तेमाल किया, इसलिए इनको सम्मानित किया गया। अब अली अबू अब्बाद उनके संगठन रूट्स, इनका एक संगठन है रूट्स, के जरिए इन्होंने शांति कार्य के लिए जाना जाता है, जो फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करता है। इनके इस योगदान के लिए इनको यह सम्मान दिया गया। यह सम्मान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। अब हम यहाँ पे कुछ युद्धाभ्यास के बारे में देखेंगे। त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार 10 से 18 नवंबर 2024 के मध्य अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में पूर्वी प्रहार कोडनाम से 9 दिवसीय त्रिसेवा अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। यह कितने दिवसीय था? 9 दिवसीय था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में एकीकृत संयुक्त अभियानों को संगठित करके भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की कौशल क्षमता को बढ़ाना है। भारतीय नौसेना पहली बार अपने लंबी दूरी के गश्ती और टोही विमान P-8I पोसीडान को तैनात किया। यह अभ्यास पूर्वी लद्दाख, देपसांग और देमचोक में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव कम होने के पश्चात आयोजित किया गया। भारत अमेरिका विशेष बल अभ्यास वज्रप्रहार, यानी वज्रप्रहार किसके बीच किया जाता है? भारत और अमेरिका के इस वर्ष अमेरिका के इडाहो में स्थित आर्किड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में इसके 15वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह अभ्यास 2 नवंबर 2024 को शुरू हुआ था। इसका पिछला अभ्यास दिसंबर 2023 में उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था, ये याद रखिए। अगला अभ्यास है तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2024। इस वर्ष इसका चौथा संस्करण है। यह 2 चरणों में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में 6 मंत्रालय और 21 संगठन और एजेंसियां शामिल हैं। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तटीय समुदायों के बीच समुद्री रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा द्विवार्षिक रूप से आयोजित थिएटर लेवल रेडनेस ऑपरेशन एक्सरसाइज ट्रोपेक्स के अग्रदूत के रूप में करता है। वर्ष 2018 में सी विजिल को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनाए गए उपायों को मान्य करने और बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो यह अभ्यास है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। आप लोगों से हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी यह सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसमें हमने क्रॉनिकल मैगजीन के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट को लिया है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, बाकी को हमने एकदम से स्किप कर दिया है। तो अगर आप इतना पढ़ लेंगे, शॉर्ट में मुश्किल से 5-7 मिनट का वीडियो है, इसमें आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा एक फैक्ट तैयार हो जाएगा, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग देखते हैं अगला अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024। यह भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। इस वर्ष इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना पैराशूट रेजिमेंट विशेष के 25 कर्मियों के साथ साथ कुलीन कोपासस विशेष बल के 40 इंडोनेशियाई कर्मियों ने भाग लिया। अगला हमारा अभ्यास है संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह महाराष्ट्र के पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का 3रा संस्करण आयोजित किया गया। यह किसके बीच होता है? ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच, इंडिया के बीच इसका यह 3रा संस्करण है। आगे हम लोग देखते हैं
कि यह अभ्यास एक वार्षिक कार्यक्रम है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसमें 140 कर्मियों वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से डोगरा रेजिमेंट किसने किया था? भारत की डोगरा रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया था और भारतीय वायुसेना के 14 कर्मियों द्वारा किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य सहयोग को प्रोत्साहन देना है। ठीक, इस अभ्यास के पिछले संस्करण का आयोजन दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो यह रहा दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो सभी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और इसमें हमने एकदम फैक्ट लिया है, बाकी अनावश्यक चीज़ों को एकदम निकाल दिया जो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। अगर पूछा जाएगा तो यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठेगा, इसके अलावा कहीं से नहीं उठेगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।